नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से आखिर कौन वाकिफ नहीं है। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन तमाम दावों और वादों के बीच कानून व्यवस्था कदम कदम पर लड़खड़ाती रही। यूपी पुलिस की सुस्ती और ढीलेपन के पीछे सरकारों का कितना हाथ है, ये बात विधानसभा में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट से पता चलती। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट पुलिस आधुनिकीकरण योजना की पोल खोल कर रख रही। साल 2011 से 2016 में आवंटित बजट के खर्च के ऑडिट में कैग को घोर लापरवाही देखने को मिली। एक तरफ जहां यूपी पुलिस के करीब आधे जवान कबाड़ हो चुके असलहों और पुरानी राइफलों से काम चला रहे हैं, तो वहीं गैर जरूरी वाहनों की खरीद पर 3.66 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ पुलिस महकमे को कटघरे में क्या खड़ा किया जा सकता है, या हमारी सरकारें भी बराबर की जिम्मेदार हैं इन परिस्थितियों के लिए। आखिर कैसे सूबे की कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी जब संसाधनों का इस कदर अभाव। योगी सरकार के सामने बिगड़ी कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, और बगैर हालातों को बेहतर किए इस व्यवस्था को आखिर कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। आतंकवादी घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील होते जा रहे उत्तर प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकारें फिसड्डी साबित हो रही। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जारी ताजा रिपोर्ट में इस बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां पुलिस के पास आतंकवाद और नक्सलवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियार तक मौजूद नहीं है, तो वहीं संसाधनों के साथ ही प्रशिक्षित कमांडो फोर्स की भी बेहद कमी है। आप भी देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी पुलिस में मॉडर्नाइजेशन की स्थिति बेहद खराब है। विधानसभा के पटल पर शुक्रवार को रखी गई कैग की ताजा रिपोर्ट तो कम से कम यही कहती है। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में नियोजन और वित्तीय प्रबंधन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार का रवैया बेहद टुलमुल रहा है। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक केंद्र की पुलिस मॉडर्नाइजेशन की योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने बेहद कम योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने जहां 70% यानी 496 करोड़ 84 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की, वहीं राज्य सरकार ने अपने अंशदान में महज 38% यानी 162 करोड़ 60 लाख धनराशि ही जारी की। जबकि पुलिस के विभिन्न विभागों को मिले बजट में विभाग 41% बजट भी खर्च नहीं कर पाया। इसके साथ ही प्रदेश की 48% पुलिस के पास 20 साल पुरानी .303 बोर राइफल है, जिसे गृह मंत्रालय अप्रचलित घोषित कर चुका है। इसके साथ ही यूपी पुलिस की संचार प्रणाली की स्थिति बेहद चिंताजनक है। तो वहीं 27% पुलिस के पास वाहनों की कमी है। साथ ही केवल 44% जिलों को ही मोबाइल फॉरेंसिक वैन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में साइबर अपराध रोकने के लिए केवल 2 ही थाने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में खोले गए हैं, जबकि प्रदेश में केवल 1460 थाने हैं, जबकि 1115 थानों यानी 44% थाने और खोलने की जरूरत है। इसके साथ ही राज्य में 1 अप्रैल 2015 तक 3,77,474 की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 1,80,649 पुलिसकर्मी यानी 48% ही उपलब्ध हैं। उप निरीक्षकों के 52% और आरक्षियों के 55% पद रिक्त हैं। वहीं कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकवादी और नक्सलवाद की घटनाओं को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकारें ज्यादा गंभीर नहीं हैं। कैग की ओर से 3 स्पेशल फोर्सेस की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूपी पुलिस ने जून 2009 में एटीएस के तहत 2000 कमांडो के कमांडो यूनिट और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर 4 कमांडो केंद्र की स्थापना की बात कही थी, लेकिन 2000 कमांडो फोर्स की यूपी शासन ने आज तक स्वीकृत प्रदान नहीं की है। इसके साथ ही एटीएस के साथ आज भी पीएससी के कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त 79 कर्मियों को सितंबर 2016 तक तैनात किया गया था। इसके साथ ही जून 2011 में स्वीकृत कमांडो ट्रेनिंग स्कूल भी जमीन न मिलने की वजह से आज तक नहीं बन पाया है और इसकी लागत भी 12.5 करोड़ पड़ गई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बिगड़ी कानून व्यवस्था हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रहा है, आतंकी गतिविधियों से भी सूबा अछूता नहीं है। ऐसे राज्य में इस तरह की कोताही कानून व्यवस्था में कितना सुधार ला सकती है, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहने वाले अपराधियों से ऐसे हथियारों से क्या मुकाबला किया जा सकता है।
जिनके चलने की भी कोई गारंटी नहीं है। पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में जब सरकारों की तरफ से इस तरह की बेरुखी देखने को मिलेगी तो बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा करना जायज नहीं होगा। इलाहाबाद से आलोक सिंह के साथ अक्षय सिंह गौर, ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि आतंकवादी घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील होते जा रहे उत्तर प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जारी ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि बगैर पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के आखिर कैसे उम्मीद की जा सकती है एक इतने बड़े राज्य में जहां की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा की है और जहां हमेशा कानून व्यवस्था मुद्दा रहा है। इन परिस्थितियों में आखिर कैसे चुनौतियों से निपटना आसान होगा सरकार के लिए, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से राजकुमार भाटी हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। AL बनर्जी साहब हैं, आप पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हैं। कृष्णकांत पांडे जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर SP सिंह जी हैं, आप मेंबर हैं CAG बोर्ड के। और वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। शुरुआत डॉक्टर SP सिंह साहब मैं आपसे ही करना चाहूँगा। स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। CAG की जो रिपोर्ट सामने आई है सरकारों को शर्मिंदा नहीं करती? जरूर करती है। देखिए CAG करता क्या है, CAG ने एक परफॉर्मेंस ऑडिट किया है। एक तो अकाउंटिंग ऑडिट होता है, अकाउंटिंग ऑडिट नहीं होता है, विभागों का परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। वो देखना चाहती है परफॉर्मेंस कैसी है विभाग की। और ये 2011 से 16 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट है। अभी 3 साल बाद फॉलो अप ऑडिट रिपोर्ट आएगी। इस रिपोर्ट में साफ दिखा है और वो वास्तविकता दिखाई है। और CAG केवल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट करता है परफॉर्मेंस ऑडिट। ये होना चाहिए था, ये है। इतने थाने होने चाहिए इस पॉपुलेशन पे, इतने थाने हैं। इतनी वेपन होना चाहिए, इतने वेपन हैं। इतने आवास होने चाहिए, इतने आवास हैं। तो जो स्टैंडर्ड है जितना होना चाहिए उसके सापेक्ष कितने हैं वो कमी दिखाता है परफॉर्मेंस ऑडिट। और उसमें सारी सरकारें नंगी है। पूर्व सरकारों में देखें जो भी पोजीशन बनी है, कितना हाय तबाह मचाया गया। 500 करोड़ रुपए दिया गया, कोई कह 1000 करोड़ रुपए दिया गया, 108 बना, 1090 बना, तमाम देखिए बिल्डिंगें बनी, मशीनें वो खरीदी गई, इक्विपमेंट खरीदे गए, तमाम कितनी हाय तबाह हुई। हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा, हाय तबाह खूब हुई। लेकिन मैं जानता हूं प्रदेश सरकार में क्राइम कंट्रोल हर राज्य सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है। क्राइम कंट्रोल कि लोगों के जन की और माल की हानि ना हो उसकी रोकथाम करनी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी विभाग का बजट सबसे कम, कोई तैयार नहीं है देने के लिए। आप 303 राइफल से कैसे क्राइम रोकेंगे? 147 के आगे कैसे क्राइम रोकेंगे? ये समझ नहीं आता है। अब आप देखिए कि आपकी प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है, आपकी प्राथमिकता में चिकित्सा नहीं है, आपकी प्राथमिकता में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। चलो इनको एक बार मान भी लें, लेकिन अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हो, लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार में क्राइम कंट्रोल, देखिए वर्तमान सरकार में क्राइम कंट्रोल और करप्शन 2 मुद्दे हैं। तो CAG ने जो रिपोर्ट दी है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि सरकारों ने बातें तो की लेकिन वास्तव में पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं किया। देखिए साइबर क्राइम रोकने के लिए जो इक्विपमेंट मिलने चाहिए थे वो इक्विपमेंट नहीं मिले, आपकी जानकारी में है। आतंक विरोधी दस्ते को गठन करना था, 2000 लोगों की अपॉइंटमेंट होना था, ट्रेनिंग होना था, वो आपके सामने है। जो फॉरेंसिक लैब्स 4 हैं उनकी स्थिति आपको पता है। अभी विधानसभा में जो पाउडर मिला था उसकी एनालिसिस नहीं कर पाए। हमारी जो चारों जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। तो ये सही है कि CAG की रिपोर्ट ने खाका निकाला है और इस पे सरकारों को विचार करना चाहिए। पूर्व सरकारों का भी खाका दिखा है और वर्तमान सरकार के लिए आगे क्या करना चाहिए ये भी मार्गदर्शन दिया है। यानी ये साफ है कि CAG ने सारी हकीकत को बयां कर दिया है। अब जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि उस दिशा में वो कैसे आगे बढ़ती है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी आधुनिकीकरण के बल पर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही होगी, जो बड़ी चुनौती आज की डेट में भी है सूबे में? मैं डॉक्टर SP सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। ये रिपोर्ट वास्तविकता में चिंता की स्थिति उत्पन्न करने वाली है।
उत्तर प्रदेश के पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कई रिपोर्ट्स और देश में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कई आयोग बने हैं, उनकी रिपोर्ट्स समय समय पर आई हैं। लेकिन ये दुखद रहा है कि इन रिपोर्ट्स की जो भी संस्तुतियां रही उन पर कभी भी आगे अमल नहीं लाया जा सका, आगे नहीं बढ़ा जा सका। और पुलिस की भर्तियां जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मैं कहूं जिस तरह से हुई है, 2011 से अब एक भर्ती अब तक उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षकों के लगभग 4,500 पदों की अब तक पेंडिंग है। उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी तैनाती नहीं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लगातार चक्कर काटते रहे हैं। किस तरह से भर्तियों में जातिवाद के आधार पर भर्तियां हुई हैं, किस तरह से क्षेत्रवाद का ध्यान रखा गया है, राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर, तो कुल मिलाकर के पुलिस विभाग का तो जितना राजनीतिकरण हुआ है और पुलिस विभाग में थानों में पोस्टिंग, ये सारी व्यवस्थाएं, इन सारी व्यवस्थाओं पर भी सीएजी रिपोर्ट्स में जो आवश्यकताएं नहीं है, इस पर जो चर्चा आई कि ये कमियां हैं, मुझे लगता है इन सारी कमियों को एड्रेस करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हमने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमने कहा है कि ठाकुर रोशन सिंह स्मृति में हम जो है एक टाउनशिप बनाएंगे पुलिस की आवासीय व्यवस्थाओं के लिए, उनके वेतन भत्तों की समीक्षा करेंगे, वेतन भत्ते भी बढ़ाएंगे। पुलिस की जो उनकी मनोदशा है उसमें सुधार करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं, हर संभव प्रयास उसके लिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार करेगी। ये अलार्मिंग है। सीएजी की रिपोर्ट के आलोक में, उसके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के दिशा में जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, उन कदमों को सने सने उठाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वर्तमान समय में हमें बहुत बिगड़ी हुई मिली है। इस बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल हरी भरी में कोई भी चीजें बदल जाएंगी, एक बिल आमूल चूल परिवर्तन तुरंत हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम इसके लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे, इसका आश्वासन हम जरूर दे सकते हैं। चले, बिल्कुल, यानी कि सरकार को यह लगता है कि ये कैग की जो रिपोर्ट सामने आई है, अब ये रिपोर्ट वाकई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ेगी। अभी जैसा एसपी सिंह साहब ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जब सामने आती है वो सरकारों की आंख खोलने का काम करती है। राजकुमार भाटी, जब आप लोग सत्ता में थे, रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया या आपको लगता था कि कोई कमी नहीं है, सब ठीक है? अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि हम पुलिस में सुधार के लिए ये करेंगे, वो करेंगे और इतना बढ़िया काम करेंगे। जो त्रिपाठी जी करेंगे वो तो कैग की अगली रिपोर्ट में आएगा कि इन्होंने क्या किया, कितना अच्छा किया, कितना खराब किया। बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है, उनकी इनका सिद्धांत है, कुछ भी लंबा चौड़ा बोल देते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां तक पुलिस के लिए काम करने की बात है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछली सरकार ने जो अब तक उत्तर प्रदेश में रही आजादी से आज तक, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पुलिस के लिए जितने काम किए गए, चाहे पुलिस की भर्ती का मामला हो, चाहे नए थाने खोलने का मामला हो, चाहे 100 नंबर डायल की सुविधा हो, चाहे पुलिस को नई गाड़ियां उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे हथियार उपलब्ध कराने का मामला हो, लगातार प्रयास किए गए। कानून व्यवस्था को स्थिर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए। पुलिस की भर्ती भी हुई। अब ये लोग वो व्हाट्सएप पे जो अफवाहें फैलाते हैं कि एक ही जाति के लोगों को भर दिया गया, फर्जी चलाते हैं, फर्जी रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल नियमानुसार, पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ भर्ती की गई, कोई कहीं की धांधली नहीं हुई। अब आज की स्थिति है, योगी जी सरकार को 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने में केवल पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया है। इनके खुद के मंत्री ओम प्रकाश राजभर नोटिस देते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो धरने पे बैठने की चेतावनी देते हैं। इनके खुद के सांसद, आज के अखबारों में रिपोर्ट है, तमाम अखबारों में रिपोर्ट छपी है, मोदी जी ने बुलाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों को, उन्होंने खुलेआम कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है और हमें जनता के ताने सहने पड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी कह रहे हैं आप बड़बोलापन एक अलग बात है, करके दिखाना एक अलग बात है। त्रिपाठी जी कह तो रहे कि आप लोग जो विरासत छोड़ कर गए हैं, बस यही कहते रहेंगे 5 साल, क्योंकि पहले से खराब व्यवस्था मिली थी। हम, अरे पुरानी सरकार गए 4 महीने हो गए, 4 महीने में तो बहुत कुछ काम हो जाता है, बहुत आगे आप बढ़ सकते थे। नहीं, आपने पुलिस भर्ती का जिक्र किया, राजकुमार भाटी, आपने पुलिस भर्ती का जिक्र किया कि पुलिस भर्ती की दिशा में कदम उठाए, एक बात और कह डायल 100 का भी जिक्र किया। उप निरीक्षकों के तकरीबन 52% पद आज तक खाली हैं। ये पद अभी 4 महीने में नहीं खाली हुए। मैं मानता हूं कि जितनी आरक्षियों के भर्ती होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो 55% पाई। पद खाली हैं। पुलिस वाहनों की 27% तकरीबन कमी है। 1115 पुलिस थानों की कमी बताई जा रही है। देखिए, कहाँ काम किया आप लोगों ने? सरकार की भी सीमाएं होती हैं, वित्तीय कमियां होती हैं, जिनकी वजह से सारे काम नहीं हो पाते। जितना प्रयास हमने किया, हो सका उतना किया, आगे ये करें। अगर जितना प्रयास अखिलेश जी ने किया था उतना योगी जी कर देंगे तो मैं समझता हूँ 5 साल में पुलिस की स्थिति अलग मिलेगी, कानून व्यवस्था की अलग मिलेगी। हसीब सिद्दीकी साहब, 5 साल करना तो कुछ रामराज्य रहा है क्या? अपराध नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? देखिए, अपराध के मामले में तो
पिछली जो है 2 सरकारें, मायावती सरकार गई थी इसी मामले में। अखिलेश जब अखिलेश जी आए तो इन लोगों का प्रचार था, सपा वालों का गुंडा राज, जीत के उसी के ऊपर आए थे। अब ये सरकार आई है, इस सरकार में भी मैं आपको नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आप देख रहे हैं कि अपराध की स्थिति क्या है। तो अपराध उत्तर प्रदेश जो है, और खासतौर पर हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ये तो एक बिल्कुल जन्नत है अपराधियों के लिए। तो अब देखिए आजकल जो सब बात चल रही है ये हथियारों की, मेरा मानना है कि हथियारों से ज्यादा जरूरत है इस बात को, पुलिस को मॉडर्नाइज करने की, क्योंकि हथियार 303 राइफल जो है पुरानी राइफल है, कोई इसमें दो राय नहीं। AK-47 से कैसे मुकाबला करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ये। लेकिन जो आजकल क्राइम हो रहा है, ये क्रिमिनल जो है वो बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं। इनसे निपटना जो है वो केवल जो है अच्छे हथियार ही काफी नहीं है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो है साइबर, जैसे आपने कहा सिर्फ 2 थाने हैं, एक लखनऊ में, नोएडा में, साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम ही केवल नहीं है, बल्कि जो है हमारा फेसबुक के जरिए से, नेट के जरिए से जो अपराधी जो उसका उपयोग कर रहे हैं अपने लिए, उसमें कैसे वो करें, कंट्रोल करें, ये भी देखने वाली बात है। तो इस पर भी जो है वो अधिक धन खर्च करना पड़ेगा, तो हथियार से ही काम जो है वो नहीं चलेगा। एक जो बात कर रहे थे हमारे भाटी जी अभी, डायल 100, ये एक अच्छी एक वो थी, और इसका काफी लोगों ने जो है तारीफ भी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संसाधनों का उपयोग कहाँ किया जाए, ये भी एक जो है बहुत ही बड़ी बात है। संसाधनों की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी होती है कि वो जितना धन भी है वो धन कहाँ लगाए अपने बजट का। तो अब ये जो है जो रिपोर्ट आई है, इसको देखते हुए सरकार को जो है, नई सरकार जो हमारी है, उससे सबक ले, तो संसाधनों का अपना उपयोग जो है जांचें तो चलती रहेंगी, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आगे करने के लिए जो है अपने बजट जो है वो ऐसे खर्चा करे कि जो हमारी जो कमियां उनको पूरा किया जाए, तभी जो है उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है वो कम होता है। मेरा मानना सीएजी की रिपोर्ट में यही तो कहा गया। एल बनर्जी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र किया गया कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ढुलमुल रवैया रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से 70% रकम जारी की जाती है, राज्य सरकार का जो अंशदान का होता है वो 38% करते हैं, और जो विभाग है वो तकरीबन 41% बजट खर्च कर नहीं पाता। आरोप लगाना तो आसान है, जो बजट कम से कम आपके पास है उस बजट का इस्तेमाल तो कीजिए। क्यों नहीं किया गया, ये किसकी जिम्मेदारी थी? अक्षय जी, आप जिस मुद्दे पे हम लोग बहस कर रहे हैं वो है सीएजी रिपोर्ट जी। इसमें आपने 3-4 मुख्य मुद्दे खड़े किए हैं। एक तो है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जी, दूसरा है बजट का उपयोग न करना, तीसरा है गाड़ियों का न होना, चौथा साइबर क्राइम के विषय में है, और बाद में आपने बताया कि कितने थाने होने चाहिए और कितने आदमी और होने चाहिए पुलिस में। हर एक पर एक हम नजर डालना चाहेंगे। नंबर 1, जो आधुनिकीकरण है उसके लिए बड़े स्पष्ट नियम बने हुए हैं कि विभाग जो है वो बनाएगा कि उसको क्या आवश्यक है, उसके बाद वो इसको सरकार को भेजेगा, शासन को भेजेगा, शासन से वो रिपोर्ट सेंटर को जाएगी, सेंटर में उसको कंसिडर किया जाएगा, यहां से उसकी मीटिंग होगी और उसके बाद बजट रिलीज होता है। नक्सल के लिए बजट अलग से रिलीज होता है। नक्सल अफेक्टेड एरिया जो उत्तर प्रदेश में है वो कम हो गए हैं पहले के मुताबिक, और जो कोई भी बड़ी घटना, आखिरी बड़ी घटना आज से करीब 10-12 साल पहले हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। मगर नक्सल उसके तहत 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक डेवलपमेंट का होता है, दूसरा पुलिस के संबंध में होता है, तो दोनों ठीक ठाक हो रहे हैं। ये याद रखने की बात है, जैसा कि कहा गया है यहाँ पे, कि आदर्श जो होना चाहिए उसको पहले लिया जाता है, और आदर्श के विपरीत ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या हो रहा है या कितना हुआ है। अब देखिए कि अब ये आधुनिकीकरण में कि कितना वो देते हैं हमको, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं, हम तो चांद भी मांग सकते हैं, आसमान भी मांग सकते हैं, मगर क्या काबिलियत है, क्या सारी की सारी बजट केवल पुलिस के मॉडर्नाइजेशन में दे दिया जाए? नहीं दिया जा सकता, इसलिए एक हद तक ही दिया जा सकता है। नंबर 2, बजट की रिलीज कब करते हैं, केंद्र से कब रिलीज करते हैं बजट, तब वो उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश में कब रिलीज करते हैं बजट, उत्तर प्रदेश में वो रिलीज करते हैं काफी देर बाद जाके। तो अगर अक्टूबर के आसपास, मैंने इतने साल की जो नौकरी की है, अक्टूबर से पहले अक्सर ये मॉडर्नाइजेशन की बजट नहीं आता है। जब बजट नहीं आता या बजट मिलने के बाद जो प्रोसेस है बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कैसे टेंडर करेंगे। मान लीजिए आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, नए असलहे चाहिए,
तो आप उसको लेके आएंगे, उसके लिए आपको टेंडर करना पड़ेगा, उसमें भी प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। उस समय सीमा निर्धारित करने के बाद मान लीजिए वेंडर जो है वो भाग जाए, नहीं हो, वो समय पूरा ना हो, उसकी आवश्यकताएं पूरी ना हो, उस तरह का वेंडर आपको ना मिले। तो इसलिए अगर 40% बजट मॉडर्नाइजेशन का प्रोक्योरमेंट में नहीं खर्च हुआ है, नहीं हो पाया है, कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। आप इसी बजट को मई के महीने में दीजिए और डिपार्टमेंट से कहिए कि इस साल पूरा कर लो, अवश्य पूरा कर ले जाएगा। किसी भी दिन कभी भी उत्तर प्रदेश में मई के महीने में बजट नहीं दिया गया, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। मुझे पॉलिटिकल झगड़े में नहीं पड़ना है। नंबर 2, आपने ये अच्छा और क्या किया है। अच्छा, दूसरा है कि बजट का जो वो सिलसिला है वो कितना मिलेगा सेंटर से। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये एक ग्रेडेड सिस्टम के अनुसार है कि प्रत्येक वर्ष इसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है और स्टेट से कहा जा रहा है कि वो अपना भार देखें। संभव है कि इस साल काफी कम है, मुझे पिछले 2 साल का नहीं मालूम है, उसके पहले का मालूम है, मगर वो याद नहीं है। अब जो अच्छे काम हुए हैं इसके तहत, मॉडर्नाइजेशन के तहत अच्छे काम हुए, जैसे उल्लेख किया गया 100 डायल 100 1090 या फिर CCTNS का काम हम लोगों को चूज किया गया था। हम लोगों को ये पता किया, कहा गया था कि CCTNS का एक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, चलाने के बाद पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अच्छा, फिर आपने ये कहा कि अब ये इतना स्पष्ट हो गया। राइफल पे हम आते हैं। देखिए, राइफल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने 36 साल नौकरी की, एक बार भी गोली चलाने की नौबत नहीं आई। इसी तरह से 99% जो मेरा पुलिस का कर्मचारी है उसने कभी अपना गोली नहीं चलाया होगा, फायरिंग रेंज के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा। जी। क्या आप पुलिस को मिलिटराइज करना चाहते हैं? क्या आप सोसाइटी को मिलिटराइज करना चाहते हैं? ये देखिए, असलहों में बहुत स्पष्ट है। जो SLR राइफल है या इंसास राइफल है वो सेमी ऑटोमेटिक है, मगर आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ता, एक बार आप चलाइए और वो राउंड निकलता रहता है। ऑटोमेटिक जो है, जैसे कि स्टेन गन है, कार्बाइन है, AK-47 है, कि आप एक बार दबाएंगे तो 3-4 गोली एक साथ जा सकता है। क्या इसकी यहाँ आवश्यकता है? इस बात पर विचार करना है। हम नहीं तो सर, एक सवाल ये नहीं उठता है कि गृह मंत्रालय जब 303 राइफल को रिटायर कर चुका है, नहीं 303 राइफल को गलत रिटायर किया गया। होम मिनिस्ट्री ने इस चीज को देखा होगा। होम मिनिस्ट्री के पास क्या कहते हैं, आसाम राइफल्स भी है जी, जो कि लड़ाई वाली सिचुएशन में है। होम मिनिस्ट्री के पास SSB भी है, जो यूपी का इंटरनेशनल बॉर्डर गार्ड कर रहा है। होम मिनिस्ट्री के पास BSF है, BSF के पास तो मोर्टार्स भी हैं, BSF का तो आर्टिलरी भी है, BSF का और अन्य चीजें भी हैं। तो उस लिहाज से वो उसको डिस्कार्ड कर दिया। मगर उत्तर प्रदेश के लिए मस्कट काफी है। मान लीजिए वो ट्रेजरी में गार्ड खड़ा है, उसके पास 303 की राइफल है, बहुत बेहतरीन राइफल है, बड़ी अच्छी चलती है। हाँ, मैंने पीछे चलाया है 2 साल, जब मैं सर्विस में था तब मैंने खूब चलाया है 303 राइफल। SLR चलाया है। इससे हमारे काम हल हो सकते हैं। तो सर, तो गृह मंत्रालय पर ये सवाल उठेंगे कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि ये राइफल बेहतर काम कर सकती है, तो फिर इसे रिटायर करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्षय जी, मैं मात्र ये कह रहा हूं कि इन राइफलों का भी उपयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक पहले, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले एक जनपद में 150-200 हथियार थे। आज की तारीख में 3000 साढ़े 3000 हथियार हैं जी। तो इस बात को भी देखना चाहिए। दूसरी बात है, आपने कहा कि गाड़ी हमें कैसे मिलती है। गाड़ी का ये नियम था पहले से कि पहले गाड़ी कंडम होगी, कंडम होने के बाद उसका एक्विजिशन भेजा जाएगा, उसके बाद वो आएगा। तो इसका मतलब है गाड़ी के कंडम होने से लेके जब तक नई गाड़ी नहीं आती है, कम से कम साल से 1.5 साल लग जाता था। खैर, पिछली करीब 2013 या 2014 में इसको कुछ चेंज किया गया था। 2014 में 2013 में ही चेंज कर दिया गया था। गाड़ियां जल्दी मिलने लगी थी, जैसे ही हम लोग डिमांड करते थे मिलती थी। मगर क्या सारा सूबे का सारा बजट जो है वो गाड़ी में ही डाल दिया जाए? ऐसा तो नहीं संभव है। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, साइबर क्राइम की आपने बात कही, और साइबर ये क्या कहते हैं, फोरेंसिक लैब्स की जी। यूपी में 2 बहुत बड़े फोरेंसिक लैब्स हैं। इनफैक्ट यूपी का फोरेंसिक लैब जो लखनऊ में बहुत पुराना है। मगर मैं ये बता दूं कि PETN की जो इन्होंने जांच किया, पाउडर की जांच की, यहाँ पर ये काबिलियत ही नहीं है कि उसकी जांच की जाए। एक्सप्लोसिव्स की जांच केवल यूपी में, आगरा में होता है। तो यहाँ पे उन्होंने केवल केमिकल जांच की थी, जिसका कि उन्होंने
सजरा दिया था। उसको लेकर और उसके विवाद भी बेसिस पे काफी हुआ था। ठीक है सर, मैं आऊंगा और तमाम पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा दूसरी बात, आप पर्सनल पे आते हैं। आदमी कितने आदमी है और कितने थाने होने चाहिए जी। 2007 या 2007 से पहले अचानक ये तय हुआ कि 2007 या उसके बाद की बात है, 2012 से पहले की बात है, ये तय हुआ कि इतने आदमी होने चाहिए पुलिस विभाग में। उस समय 1.5 लाख वो होता था, नफरी होती थी। जी, जी। उस नफरी को बढ़ा के आपने 3,70,000 कर दिया। आपको इसका मतलब है 2.5 लाख लोग रिक्रूट करना है। एक आदमी को रिक्रूट करने के लिए या भर्ती करने के लिए आपने भर्ती किया। भर्ती के बाद आप उसको 9 महीने ट्रेन करेंगे, उसके बाद वो आएगा। तो आप ये बताइए 2.5 लाख, अच्छा हमारे पास कैपेबिलिटी जो है, हमारा कैपेसिटी जो है एक बार में ट्रेनिंग देने में उत्तर प्रदेश में 20,000 से 22,000 तक से ज्यादा नहीं ट्रेन हो सकता है, जबकि इसके सापेक्ष इससे ज्यादा भर्ती करके जबरदस्ती ट्रेनिंग दी गई है। तो ये गलत बात है। आपको फ्यूचर में प्लानिंग करना है कि किस तरह से हम सर उसी फ्यूचर की बात तो कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट भी तो यही कह रहे हैं कि इस मॉडर्नाइजेशन के आधार पर आपका फ्यूचर कितना सुरक्षित रह सकता है। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जहां पर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठता रहा है सरकारों पर, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, खासतौर पर। अक्षय जी पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने 216 करोड़ का भी, जस्ट पिछली सरकार में उन्होंने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बजट दिया था। और कैग की रिपोर्ट है कि 40% से 42% कितना कि उसमें भी नहीं खर्च हो पाया है जी। और जैसा हमारे एक बड़े अधिकारी बनर्जी साहब अभी सारी चीजें बता रहे हैं कि अगर बजट मई के महीने में नहीं मिल पा रहा, अगर बजट ही लेट मिल रहा है तो उसका खर्च होना भी एक बड़ा कारण है। और मुझे याद है प्रकाश सिंह डीजीपी उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक पुलिस सुधार आयोग बना था संभवतः। और पुलिस सुधार आयोग जो बना था उसमें कई चीजों को उन्होंने मेंशन किया था। और जो मौजूदा डीजीपी हैं ये उस कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। और अगर उसको भी ध्यान से देखा जाए, पिछली सरकारों में किन्हीं कारणों से लागू हो पाया, नहीं लागू हो पाया उसके तमाम पार्ट, तो उसको अगर देखा जाए, जैसे सारी पुलिस के जो इनके अच्छे हथियार तक की बात हुई। अभी बनर्जी साहब चूंकि डीजीपी रहे, अब इनसे बड़ा अधिकारी पुलिस विभाग में तो डीजीपी से बड़ा कोई होता नहीं जी। तो अगर इन्होंने बताया कि सारी चीजें अगर वो ठीक है, सारे अधिकार 303 से ही अगर हमारे उत्तर प्रदेश का काम चल सकता है, अब वो भी 99% तक नहीं चलाने की नौबत आती है, केवल वो मतलब एज ए ट्रायल ही केवल चलाने की नौबत आती है, तो फिर उससे अब इसका मतलब है उससे ज्यादा आधुनिक हथियार की आवश्यकता बहुत कम है। लेकिन नक्सलवाद भले कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा है। और उस आतंकवाद बढ़ने में उनके पास जो जो गाड़ियां हैं वो हमारे यहाँ पुलिस विभाग के पास वो गाड़ी नहीं है। तो निश्चित रूप से गाड़ियों में सुधार करने के लिए भी व्यवस्था करनी होगी सरकार को। और पुलिस के लोग भी जो मेस में खाना खाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो उनको खाने की ही व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं दी जाती। सर आवासीय व्यवस्था तो पर अगर सवाल, उनके खाने की व्यवस्था जी, और आवासीय व्यवस्था, आपने सही कहा, आवासीय व्यवस्था भी जो भी उनके भवन है, जिन भी जिलों में हमने देखा वो जर्जर हालत में है। और जब यहाँ विधानसभा में जहां जिसके यहाँ लड़की पकड़ी जाती है, जिसके गनर जब पकड़ा जाता है, जब वही जर्जर भवन के नाते जाके गोमती नगर अपने अलग भवन में रह रहे हैं, तो सिपाहियों के भवन तो जर्जर होना कोई अतिशयोक्ति तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है। तो ये सारे सुधार की आवश्यकता है, चाहे भले हथियार कम हो ज्यादा हो, लेकिन उसका भी आधुनिकीकरण होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, कम से कम आपको ये लगता है कि मतलब अगर अत्याधुनिक जीप से कहां से चल पाएगा, पुलिस कहां से कंट्रोल कर पाएगी? कि जिस तरह एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो फिर इन चीजों को बढ़ावा देना तो जरूरी हो ही जाता है। एसपी सिंह साहब, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, टाइपराइटर जी, एक तरफ ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या अगर उस तरह के हालात नहीं है तो हमें उस हिसाब से तैयार नहीं होना चाहिए? क्या तैयारी तभी करनी चाहिए जब पता हो कि हाँ अब युद्ध के हालात हैं, तभी हम आधुनिक हथियार अपने पास रखें, वरना काम तो चल ही रहा है? एसपी सिंह जी, इस सवाल किससे अच्छे जी? एसपी सिंह साहब आपसे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं उसके प्रश्न के उत्तर से पहले। जी, सब जानते हैं, और यहाँ जितने पैनल विद्वान लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि क्राइम कंट्रोल के लिए दो चीजें चाहिए। बनर्जी साहब पुलिस के अधिकारी रहे, अच्छे अधिकारी रहे, उनकी बात को नकार नहीं रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज है इकबाल, सरकार का इकबाल, सरकार की संकल्प शक्ति। ये क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा, अपराधी जेल के पीछे होंगे, कोई क्राइम करे बख्शा नहीं जाएगा, एक संकल्प सरकार का होना चाहिए, सबसे पहली चीज है। दूसरा है पुलिस,
पुलिस को इक्विपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, पुलिस की संख्या प्रॉपर होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल जिसके पास लेजर गन भी है, उसके पास ऑटोमेटिक राइफल भी है, वो है वेपन है, उसके पास टॉर्च है, सब पूरा इक्विप्ड रहती है फुल्ली। पूरे मोहल्ले को, टाउन को अकेली सिपाही देखती है। अगर एक सिपाही प्रॉपरली ट्रेन्ड है, इक्विपमेंट प्रॉपर है उसके पास, और देखिए डिटरेंस होता है आर्म का, मैं नहीं कहता हमें इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मैं इसको फेवर करता हूं कि मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए। थाने में उनके रहने की सुविधा, उनके खाने की सुविधा, उनकी मानसिकता प्रभावित करेगी। पूर्व सरकारों में जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन हुआ है पुलिस का, उसकी मनोवृत्ति बदलनी है, उसकी ट्रेनिंग होनी है। वो जाति पे, धर्म के आधार पर विभाजित है उसकी मनोवृत्ति। मैं कहता हूं दो चीजें हैं वो जो सम्मिलित हुआ है, एक तो सरकार का संकल्प, वर्तमान सरकार में संकल्प की कमी दिखाई नहीं देती है। रोजाना कहा जा रहा है, तो क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है? क्राइम इसलिए नहीं रुक रहा है कि पुलिस के अंदर चाहे ह्यूमन रिसोर्स में कमी है, उसकी ट्रेनिंग में कमी है, पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, पुलिस की संख्या कम है, थानों की संख्या कम है, इक्विपमेंट कम है, संचार व्यवस्था खराब है, फोरेंसिक लैब खराब है। मुझे लगता है ये मुख्य कारण है जिससे क्राइम नहीं रुक पा रहा है। उसकी ट्रेनिंग करनी है, उसकी मनोवृत्ति बदलनी है, ये मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। इसलिए मुझे लगता है देखो स्पष्ट बात होनी चाहिए। जब बात हो रही है तो सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। मैं कमी नहीं ढूंढ रहा पूर्व सरकारों में। पूर्व सरकारों में जिससे से क्रिमिनल्स को प्रोत्साहित किया गया, संरक्षण दिया गया, बोल के कहा जाता था कि अरे भाई आप इसको जुए में छुड़ा रहे हैं। मेरे सामने की बात, मैं प्रमुख सचिव था जी। अगर चीफ मिनिस्टर सीधे थाना टेस्ट को कहेगा भाई जुए में कैसे पकड़ लिया, अरे जुआ तो हम भी खेलते थे छोटा मोटा, कैसे पकड़ लोगे आप? अगर वो मैसेज जाएगा तो थाने में फिर कहां क्राइम रुकेगा? मुझे लगता है वर्तमान सरकार ने एक संकल्प तय किया है। हो सकता है संकल्प के पीछे कोई राजनीतिक व्यवस्था रहे, वो बाकी चीजें सबके यहाँ रहती है 19-20, लेकिन आज क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्राइम इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां तेल नहीं है, दरोगा फ्री में तेल भरवाता है, तेल का पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं बजट क्यों नहीं खर्चा हुआ? सही बात है, खर्चा इसलिए नहीं हुआ। अगर वर्ष के मध्य में बजट जारी करेंगे आप तो खर्चा कैसे करेंगे? वो ठीक है, इक्विपमेंट की आवश्यकता है। मैंने तो ये भी कहा था जब मैं प्रमुख सचिव उद्योग था, नोएडा के थाने के अंदर पुलिस को एक हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए, एनसीआर क्षेत्र है, वो भी मिलना चाहिए, क्यों ना मिले? एक रिएक्शन इस पर जल्दी से एएल बनर्जी साहब का जरूर चाहूंगा। सर आप समर्थन कर रहे हैं, फिर उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी के पास में जाऊंगा। देखिए, एसपी सिंह साहब भी प्रशासन में रहे हैं, बहुत दिन रहे हैं, उन्होंने भी इन सब चीजों को बहुत करीब से देखा है। और वे जो कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल होना चाहिए, सही बात है। मैं इनकी बात की, इस बात की तायद अवश्य करता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास संसाधन एक एवरेज तरीके से होना चाहिए। हम आदर्श एवरेज, सीएजी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो एक आदर्श के विरुद्ध है कि इतने आदर्श हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 3,77,474 ये जो होना चाहिए इतने पुलिसमैन, ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते। इतने आदमी हो ही नहीं सकते एक साथ। प्रॉपर होते इतनी संख्या की जरूरत भी नहीं। सर, लेकिन ट्रेनिंग तो वक्त पर हो सकती है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मौजूदा सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो पुलिस बल में इतनी कम संख्या, तमाम पद रिक्त पड़े हुए, चाहे उप निरीक्षकों के हों, आरक्षक के हों, तमाम पद खाली पड़े हैं। उनमें से भी ज्यादातर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी वीआईपी ड्यूटीज में लगी रहती है। तो उनके बल पर क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को अब ज्यादा गंभीरता इस पर दिखानी पड़ेगी? अक्षय जी, मैं 1 मिनट इंटरवीन करना चाहता हूं। ये पुलिस की कमी नहीं है, ये रिक्ति नहीं है, ये एक वो ये क्रिएट किया गया था कि इतनी संख्या होनी चाहिए, उसकी पूर्ति की जानी है, ये रिक्ति नहीं है। नहीं सर, हम आदर्श होने की बात क्यों नहीं करते हैं? जब सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, स्मार्ट गांव की बात करती है, आदर्श गांव की, तो हम स्मार्ट पुलिस की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? उस दिशा में कदम तो बढ़ा ही सकते हैं राकेश त्रिपाठी। बिल्कुल बढ़ाएंगे, हमने तय भी किया है, बढ़ाने के लिए हमने प्रयास भी शुरू किए हैं। 3,30,000 पद हमने 33,000 पद भरने की हमने बात की है, जिसमें 30,000 सिपाही और 3,300 हमने उप निरीक्षक भर्ती करने की जो बात की है।
1.5 लाख पद जो खाली हैं, उन 1.5 लाख पदों में भर्ती हमने करने के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में संकल्प लिया है। तमाम मॉडर्नाइजेशन की मैंने जो चर्चा की, ठाकुर रोशन सिंह के स्मार्ट टाउनशिप जो है पुलिस कर्मियों के लिए, उनकी चिकित्सा के कैंप लगाने के लिए, उनके वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए, तमाम सारी बातें हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कही हैं। और जो जो कुछ हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है उसको हम लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ही बजट में हमने इस बात की घोषणा की है कि हम 33,000 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन जो संकल्प की बात आप कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी, क्या ये संकल्प इतना आसान आपको नजर आता है कि आप लोगों ने कहा कि हम अब धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, 5 साल में व्यवस्थाओं को सही करेंगे? सबसे जरूरी तो यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पटरी पर आ जाए। बाकी चीजें अगर उसके बाद भी होती हैं तो भी ये हो सकता है कि भाई ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था अगर चौपट रहती है तब तो बड़ा मुश्किल है भाई। देखिए अक्षय जी, एक बात अभी जो एसपी सिंह साहब कह रहे थे कि मनोवृत्ति का, मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 15 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस का दुरुपयोग हुआ है, आप वीआईपी ड्यूटीज की बात कर रहे थे, अभी हमने लगातार वीआईपी ड्यूटीज को हमने रिसफल करने का काम किया है। हमने तमाम योगी जी की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, योगी जी की सुरक्षा ज्यादा पुलिस लग रही है, कहां ड्यूटी कम की आपने वीआईपी ड्यूटी? अरे भाई राजकुमार भाटी जी, देखिए ये रिपोर्ट के आधार पर होता है, आपके यहाँ केवल निष्ठा के आधार पर नहीं होता है। आपके यहाँ तो रिपोर्ट के आधार पर, हमारा हो तो निष्ठा के आधार पर। कितना बनवाना है उसको उतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। देखिए उत्तर प्रदेश में हमने बिना इस बात की परवाह किए जैसी इनपुट्स हैं, एलआईयू की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर पुलिस व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, पुलिस को उसका काम करने की पूरी छूट दी जाएगी। आज जितनी भी न्यायिक व्यवस्था में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कोर्ट में, उस मामले में भी बहुत बड़ी कमी है। समय पर चार्जशीट कोर्ट में नहीं पहुंच रही है, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए समय लेना चाहिए वो उसके पास समय नहीं इतना है कि वो इन्वेस्टिगेशन पर प्रॉपर समय दे सके। इसी वजह से जो तमाम आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं वो लचर पैरवी के कारण छूट जाते हैं, उनको ठीक ढंग से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आमूल चूल तुरंत नहीं बदली जा सकती हैं, इसमें समय लगेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। हमने तय किया है कि किसी भी आरोपी को, अपराधी को राजनीतिक संरक्षण किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। इन सारी बातों का परिणाम आते आते थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आप उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के समय लगेगा, सवाल इसी बात को लेकर है। पहले ये लगा कि भाई 100 दिन के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा, धीरे धीरे 200-300 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया। और अभी बीच में चर्चा के समय जो वीआईपी कल्चर की जो बात भी उठी थी कि जो वीवीपीआई की ड्यूटी के लिए जो तैनाती होती है, इससे जुड़ी एक खबर भी आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि योगी सरकार की तरफ से अब ये कहा गया कि वीवीआईपी कल्चर खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वीवीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा ताकि लोगों को भी लगे कि वीआईपी कल्चर सरकार पर हावी नहीं है। लेकिन वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा करने वाली यूपी की योगी सरकार अब चाहती है कि सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर सांसदों और विधायकों के लिए अलग लेन बनाई जाए। इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों को लेकर नौकरशाहों में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। अब उन्हें लग रहा है कि इस कदम से यह संदेश जाएगा कि सरकार वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का सिर्फ ढोंग कर रही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीआईपी संस्कृति खत्म करने की पहल करते हुए सरकारी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का फैसला दिया था। 15 जुलाई को इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को लिखे पत्र में यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव सदाकांत ने कहा कि केंद्र के नियमों के मुताबिक यूपी के किसी भी विधायक, एमएलसी और सांसद से टोल टैक्स न वसूला जाए। लेटर में कहा गया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर टोल प्लाजा में विधायकों और सांसदों के लिए एक अलग लेन हो, ताकि उन्हें वहां से गुजरने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। पूरे मामले पर जब अपर मुख्य सचिव सदाकांत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पत्र में टोल प्लाजा के अधिकारियों को महज इतना निर्देश दिया गया कि वो केंद्र सरकार के नियमों का टोल प्लाजा पर पालन करें। दरअसल विधान परिषद के कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की थी कि उनके साथ टोल प्लाजा पर ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता। छूट के बावजूद उनसे टोल टैक्स की मांग की जाती है, उनसे पहचान पत्र दिखाने की मांग की जाती है। ऐसे में ये निर्देश जारी करने का फैसला किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर के आधार में कैसे उसको क्रियान्वित करना है वो एक विषय हो सकता है। मैं सर्कुलर जो है वो एग्जेम्पशंस का होता है, उसमें कई श्रेणी के लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। अब उस दिशा में कोई चिट्ठी गई हो तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्कुलर को लागू करने के लिए ही हो सकती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि माननीयों की मांग के सामने योगी सरकार झुकती नजर आई है? आखिर ये वीआईपी कल्चर नहीं है तो क्या है?
सभी खास मेहमान बने हुए हैं। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे ताकि लोगों का सरकार पर अपने नुमाइंदों पर भरोसा बढ़े, ये वीआईपी कल्चर नहीं है? जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वीआईपी कल्चर खत्म की है, पुलिस को खुली छूट दी है और पुलिस काम करेगी, ये तो केवल एक राजनीतिक भाषा है। और जो असलियत है वो ये है जो इस आदेश में दिखाई देती है कि टोल प्लाजाओं पर अलग लाइन होनी चाहिए। टोल प्लाजा चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, जहां जहां टोल प्लाजा है वहां इतनी भीड़ रहती है, जाम रहता है, 10 से 15 मिनट निकलने में गाड़ियों को लग जाते हैं, क्योंकि वहां एकदम रुकने पैसा देने के लिए रुकते हैं तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां जगह नहीं बचती है। अगर एक लेन माननीयों के लिए लगा दी जाएगी, अलग से कर दी जाएगी, तो ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि माननीयों के सुविधा के लिए, उनकी वीआईपी कल्चर के लिए आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा। तो बिल्कुल एकदम बेहुदा और बेतुका निर्णय है और लोकतंत्र विरोधी निर्णय है। और ये लेकिन आपकी पार्टी के वो विधायक कम से कम उनको थोड़ा आरामदेह तो होगा। देखिए, विधायक कोई खुदा के घर से नहीं आते, जनता चुनती है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें जनता के बीच में रहना चाहिए। अगर जहां जनता कष्ट उठा रही है, विधायकों को भी उठाना चाहिए, सांसदों को भी उठाना चाहिए। यही तो वीआईपी कल्चर है, उनके लिए अलग रास्ता होगा और हमारे लिए अलग रास्ता होगा। चलिए, समाजवादी पार्टी को कम से कम ये लगता है कि वीआईपी कल्चर अगर खत्म होना है तो सीरियसली हो। हसीब सिद्दीकी साहब, ये योगी सरकार का ये कहना कि जो केंद्र सरकार की तरफ से नियम है उसको फॉलो कराने के लिए हम ये फैसला कर रहे हैं, ठीक है ये या सिर्फ दिखावा है? नहीं, देखिए वो ठीक है। स्थिति आज ये है, भाटी मैं रहता हूँ भाटी जी को, कि पहली बार उन्होंने जो है ये माननीयों का जो एक अलग एक कल्चर है उससे हट के बात कही। क्योंकि जब वेतन बढ़ता है माननीयों का और सुविधाएं बढ़ती है माननीयों की, तो हर पार्टी का, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, वो सब एक हो जाते हैं कि सुविधाएं बढ़े, वेतन बढ़े। पहली बार देख रहा हूँ भाटी जी ने एक जनता के लिए एक स्टैंड दिया और कहा था जनता को इससे असुविधा होगी। इसके लिए मैं इनको जो हूँ बधाई देता हूँ। अब बात आई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 400 में से जो है 325 विधायक जो है वो भाजपा के हैं। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य लाभ मिलने वाला है वो भाजपा को मिलने वाला है और लोगों को जो है मिलने वाला नहीं है। और दबाव जो है 325 एमएलए थे तो सरकार पर और मुख्यमंत्री पर सबका होगा भाई के हम परेशान होते हैं, इसलिए हमारी लिए जो है वो अलग से जो है वो लेन हो। और उसको सरकार ने जो है वो केंद्र से मान के लिया, मतलब जो आदेश है केंद्र का उसके बारे में इन्हें एक निर्देश जारी कर दिया है। तो ये तो मैं ही मानता हूँ कि क्योंकि देखिए ये विधायक जो है, जो माननीय जो है, जो भी है हमारा, यहाँ ड्यूटी नहीं होता है कहीं, तो जा रहा है शादी में जा रहा है, ब्याह जा रहा है, समारोह जा रहा है, क्यों नहीं लगते उसकी हो भाई? क्योंकि अभी हमारी एक मांग थी हमारी यूनियन की, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने मांग की थी साहब के पत्रकारों के लिए टोल टैक्स माफ कर दिया जाए। हमारी जो पिछली सरकार थी इसमें जो है ये जो है तो केंद्र को एक चिट्ठी लिखी, केंद्र कह दिया नहीं साहब ये संभव नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर हम करेंगे तो पूरे देश में ही पत्रकारों के लिए हमको जो है ये सुविधा जो है वो देना पड़ेगी। तो हमको क्योंकि हम जाते हैं तो अधिकांश ऑन ड्यूटी होते हैं, हम काम से जा रहे होते हैं, हम किसी उसमें जो है हम रुकते हैं तो हमको असुविधा होती है। खैर सरकार ने दिया, उसने कहा गलत है ये, तो माननीय को ये सुविधा क्यों दी है? ये वीआईपी कल्चर है, बिल्कुल वीआईपी कल्चर है और इसको जो है ना होना चाहिए, मेरा मानना है। कृष्णकांत पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि ये माननीयों के दबाव के चलते सरकार को ये फैसला करना पड़ा? अच्छा जी, यह जो 4 महीने 3 दिन की आज की सरकार है, इस सरकार का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहीं अपने दबाव में या अधिकारियों के कहने पे या कहीं माननीयों के कहने पे। विधान परिषद के सदस्यों का यह आरोप था कि हमें जब कार्ड दिखाते हैं सदस्य विधान परिषद तो वो विधायक मानने से इनकार करते हैं। टोल प्लाजा की बात तो बाद में थी, उन्होंने कहा था हमें वो विधायक मानने से इनकार करते हैं, टोल वाले ही जितने हैं। लेकिन देखिए ये सरकार डबल स्टैंडर्ड की पार्टी सरकार है। एक तरफ आप जो है किसी की नकल करते हुए, लेकिन अच्छी चीज की नकल करना अच्छी बात है। आप चाहे नेशनल चाहे स्टेट हाईवे के जितने भी टोल हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि हम लाल बत्ती खत्म करने से बता दीजिए जनता का कौन सा फायदा हो गया? किसी भी कोई भी बता दे, हमारे दोस्त मतलब बड़े अधिकारी भी हमारे साथ पैनल में बैठे हैं, पत्रकार भी है, कौन सा फायदा हो गया? और आप टोल प्लाजा पे कम से कम लोगों को एक असुविधा होगी। एक आदमी शादी करने जा रहा है, उसको तो लाइन लगाना है, एक डेड बॉडी लेके जा रहा है, उसको तो आम आदमी लाइन लगाना है। जब आप आम आदमी बनने को नहीं तैयार है तो लाल नहीं पूरे छत पे उससे भी बड़ी बत्ती लगा के चलने का काम करे। इस तरह का इस टोल प्लाजा पे माननीयों के लिए अगल लाइन का हमारी पार्टी विरोध करती है।
राकेश त्रिपाठी, सरकार इस पर फिर विचार करेगी? देखिए अक्षय जी, पहली बात तो ये कोई नया आदेश नहीं है, केंद्र सरकार का सर्कुलर है, पहले से ही आदेश इस संदर्भ में है और ये पूर्ववर्ती सरकारों के समय से चला आ रहा है। सभी टोल प्लाजा पर एग्जाम्पशंस के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। एग्जाम्पशंस के लिए कौन कौन लोग हैं उनकी बाकायदा सूची लगी होती है कि इनको, उसमें केवल माननीय विधायक नहीं है, उसमें तमाम आवश्यक सेवाओं के लोग भी हैं, उनको भी एग्जाम्पशंस है और कुछ राज्यों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए भी एग्जाम्पशंस है। देखिए एग्जाम्पशंस पर विचार डिबेट जरूर हो सकती है। मैं इस पर ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम्पशंस जिनको है उनको एग्जाम्पशंस मिलनी ही चाहिए। ये कुछ और लोगों की बात करके आड़ बना रहे हैं क्या राकेश त्रिपाठी? लेकिन नहीं, बिल्कुल कतई नहीं आड़ नहीं बना रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि व्यवस्थाएं जो पहले से चल रही हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के सवाल अलग लेन का है, अलग लेन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आप तमाम सारे टोल प्लाजा पर, हम लोग भी रोज सड़कों पर चलते हैं, तमाम सारे टोल प्लाजा पर एग्जाम्पशंस के निकालने के लिए अलग लाइनों की व्यवस्था पहले से है। जिनको एग्जाम्पशंस है उनको जब मूल्य नहीं चुकाना है तो उनको एक अलग लेन से निकालने की व्यवस्था यदि बनती है तो इसमें मुझे लगता है कोई आपत्तिजनक नहीं, डिबेट इस पर जरूर हो सकती है। आम जनता पे और खर्च का बोझ लेन बनाने के नाम पर? हाँ, सवाल यही है। नहीं, लेन कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तमाम सारी टोल प्लाजाओं पर अलग से लेन है। कुछ जो बड़े टोल प्लाजा है जहां पर लेन एसपी सिंह साहब, जब आपको महज अपना पहचान पत्र दिखाना है, कितना वक्त आपका जाया हो जाता है? अक्षय जी, एक महत्वपूर्ण बात इतनी ठीक है, संक्षेप में पूरी कर लीजिए। कृष्णकांत जी ने किया था कि ये रेफरेंस जो आया वो रेफरेंस केवल एमएलसीज को लेकर के आया था कि सामान्य तौर पर टोल प्लाजा पर बैठे हुए कर्मचारी एमएलसी को विधायक नहीं मानते और उस नाते उनको एग्जाम्पशंस मानने में दिक्कत होती है। इसके रेफरेंस में ये लेटर जारी किया गया कि एमएलसी भी सरकार निर्देश जारी कर दे। क्या इतनी हिमाकत करने की हिम्मत है एसपी सिंह साहब टोल प्लाजा के कर्मचारियों में कि जो एमएलसी को एमएलसी मानने से इनकार कर दे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या ये माफ करना वीआईपी कल्चर है, ये इशू है पहला। यस, देखिए, जो एक्ट है टोल संबंधी भारत सरकार का, जो भारत सरकार के जो एनएचआई के जो रास्ते बनाए उनके लिए है, उसमें लिखा हुआ है सांसद एमएलए एग्जम्प्ट है। ये व्यवस्था है ऑलरेडी पहले से। जी, अब इशू ये आता है क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल एज की बात हो रही है। भाई, आप पत्रकारों को माफ कर दीजिए, विधायकों को माफ कर दीजिए, अधिकारियों को माफ कर दीजिए, बचा कौन? जनता। नहीं, जनता को माफ मत करिए, बाकी सबको माफ कर दीजिए। और जनता के प्रतिनिधि सब हैं, जनता के लिए सब हैं, लेकिन उससे पैसा लेना है और सबका माफ कर देना। मैं कहता हूं किसी का भी माफ ना किया जाए। आप विधायकों को जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रीपेड टोल कार्ड मिल जाए, उनकी गाड़ी पे लगे रहे, विधानसभा सचिवालय बजट प्रोविजन कर दे, उनको कोटा फिक्स कर दे कि भाई आपको इतने पैसे का ये टोल पास मिल रहा है। आप यहां से धड़ाके से साथ जाइए, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो उसको रीड कर लेगा और अकाउंट से पैसा चला जाएगा। ये जमाना आने वाला है। मुझे सुनने में आया है कि सारे टोल प्लाजा पे, जैसे सारी दुनिया के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा है, अनमैन्ड है, मैन की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। मुझे एक आश्चर्य बात का होता है कि विधायकों को और एमपीज को अपना कार्ड दिखाने में क्या दिक्कत है। एक जिलाधिकारी, कानपुर की बात करा रहा हूं, जो भी जिलाधिकारी लखनऊ है, उन्होंने मुझे बताया कि साहब मुझे भी टोल प्लाजा पर रोका गया, जिलाधिकारी लिखा हुआ था, उसने कहा रोक के कार्ड मांगा गया, मैंने कार्ड दिखाया और कंप्यूटर के अंदर व्यवस्था है कि एक बार आपने कार्ड दिखाया तो कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं ये कि डीएम। तो जैसे ही उनकी गाड़ी आएगी सामने, नंबर डालेंगे गाड़ी का, तो कंप्यूटर में दोबारा कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ले लेता है डीएम की गाड़ी है। सेम व्यवस्था एमपी एमएलए के लिए भी कर सकते हैं। उनकी एक बार एंट्री हो जाए सिस्टम में, जिन रूट से मुख्य रूप से गुजरते हैं वो, और जैसे ही वहां पहुंचेंगे अपना कार्ड दिखाएंगे, कार्ड दिखाए भी ना भी दिखाए, गाड़ी का नंबर रीड करेगा, वो डालेगा, कहेगा एमपी है, तो जाने देगा वो, विलंब नहीं होगा इसमें। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है और बजट किसी को माफ ना किया जाए। सूचना विभाग पत्रकार को माफी करनी है, सूचना विभाग बजट प्रोविजन करे, वो अपना बजट वहां से दे, जिसको भी करना है। डीएम को माफ करना है, डीएम अपना बजट प्रोविजन करे। देखिए, मुझे लगता है कि जनता के साथ अन्याय है कि जितने भी लोग हैं जो जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा हैं, उनका सब माफ हो रहा है और जनता पे बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो जन प्रतिनिधि हैं उनको तो रियायत है, लेकिन जनता पर बर्डन है। एल बनर्जी साहब, ये सिर्फ रसूख का सवाल है कि भाई अगर हम सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, तो ये लोगों को जाहिर भी होना चाहिए। अगर आई कार्ड की चेकिंग हो जाती है तो सम्मान थोड़ा कम हो जाता है, ऐसी कुछ बात है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एयरपोर्ट पर एग्जेम्प्ट कौन है ये बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है पर्सनल सर्च से,
उसके अलावा सबके सब वहां पे एक बराबर हैं और क्या कहते हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो वहां भी अड़चन अपना नहीं दिखा होती है, देते हैं वहां कार्ड अड़चन कि नहीं हम होती है सर, फलाना लेकिन वो तस्वीरें हैरान कर देती हैं जब जो कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है उसको थप्पड़ पड़ते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, वो तस्वीरें थोड़ा दुखी करती हैं। बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही बेहूदी चीजें हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु जैसा एसपी सिंह कह रहे थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए, सबको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मिल जाए। आप देखिए जैसे पहले डीएनडी प्लाजा इसमें था, क्या कहते हैं, नोएडा और दिल्ली के बीच में था जी, डीएनडी फ्लाइट, बहुत सारी लाइनें थी, बहुत लोग हैं जो दिन भर में कई बार क्रॉस करते थे, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक था, दिखाया छपा निकल गया। तो उस चीज को नेशनल हाईवे पर तो बड़ी आसानी से उसको तो बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे पर तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है। और जहां तक स्टेट हाईवेज है वो स्टेट की बात है, मगर अलग लाइन बना देने या अलग वो श्रेणी हम मान सकते हैं कि माननीय है, वो अलग श्रेणी के हैं, परंतु उनके लिए कोई अलग से लेन बना देना ये मेरे समझ के बाहर की बात है। ठीक है हसीब सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ सर, एक फाइनल कमेंट भी आपसे जरूर चाहूंगा। और एसपी सिंह साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि आखिर अगर कोई टोल नाका है, कोई भी क्रॉस कर रहा है, तो हर्ज क्या है कि वो नियमों का पालन अगर करता है ना। अगर आम जनता वही रूल्स फॉलो कर रही है तो वो कोई भी हो, माननीय वेतन नहीं लेते हैं क्या? ये वेतन आम जनता के पैसे से नहीं जाता है क्या? अच्छा, ये समस्या ये नहीं है, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है जब मनी जी गुजरते हैं वहां से, अब वो अकेले नहीं होते, उनकी एक गाड़ी नहीं होती, 5 गाड़ी, 8 गाड़ी, 10 गाड़ी। वो चाहते ये हैं कि जितनी गाड़ियां आए ये सब स्टेट प्लाजा फ्री जाएं। झगड़ा वहां होता है, मारपीट वहां पर होती है। जो श्री साहब ने कहा है वो बात सही है। मान की एक गाड़ी तो आप पास देते हैं, आप पास इश्यू करते हैं उसका सचिवालय की एंट्री के लिए, उसी पास को आप जो है आप वैलिड कर दिए कि सिर्फ ये गाड़ी जाएगी। जैसे हम लोग पथकार हैं, हम लोग का जो है रोडवेज में जो है वो टिकट नहीं पड़ता है, ये नहीं कि फ्री हो, सूचना विभाग उसको रिएम्बर्स करता है उसमें, है जो बात कही गई कि भाई जनता सफर क्यों करे, अगर समझते हैं कि महत्वपूर्ण हमें, सरकार उसको जो है रिएम्बर्स करता है रोडवेज को। हम फ्री यात्रा का नाम है फ्री यात्रा, तो ऐसे ही ठीक है। अगर टोल प्लाजा में है, हमारी यात्रा के लिए कहा था जी, जो है शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार को कि पत्रकारों का टोल टैक्स माफ किया जाए, तब भारत सरकार ने कहा नहीं संभव नहीं है, क्योंकि ये हम यूपी में करेंगे तो ये पूरा इंडिया करना पड़ेगा। तो ये जो बहुत सा सुझाव है डॉक्टर एसपी सिंह साहब का कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आजकल कोई दिक्कत नहीं है, नंबर गाड़ियों का नंबर, एक गाड़ी का नंबर फिट कर दिया जाए, गाड़ी गुजरेगी वहां से तो ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाएगा, वो गेट जो है खुल जाएगा और माननीय वहां से गुजर जाएंगे। यानी आपको लगता है कि वो व्यवस्थाएं की जाएं जिनसे स्थितियां और बेहतर हो, ना कि आम जनता की परेशानियां बढ़े। और जो वीवीआईपी कल्चर का जिक्र होता है कि हम वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे ताकि आम जनता और इस तरह की जो वीवीआईपी की बात होती है उनमें कोई अंतर ना रह जाए, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो वो थोड़ा आम जनता को भी परेशान जरूर करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद अब इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि एक तरफ पुलिस आधुनिकीकरण की बात, जिस तरह से अब सीएजी की रिपोर्ट ने पोल खोल दी है, पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर किस तरह से प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो या फिर राज्य सरकारों के स्तर पर, और साथ ही वीआईपी कल्चर को लेकर भी सरकार को गंभीरता के साथ जरूर सोचना होगा, क्योंकि सिर्फ संकल्प करने से काम चलने वाला नहीं है, धरातल पर भी अगर वो चीजें उतरेंगी तो आम जनता में संदेश भी बेहतर जाएगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।